student, this video is for DLED 4th semester और ये आपके हिस्ट्री का टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ से हम कह सकते हैं कि गांधी युग का प्रारंभ होता है, क्योंकि यहीं से जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही गांधी जी की विचारधारा में अचानक एक नया मोड़ आता है और खिलाफत और असहयोग आंदोलन की नींव जो है वो इसी रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से रखी जाती है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा भी है उनके लिए कि गांधी जी एक तेज़ हवा के झोंके की तरह आए जिसने हमारा खुली हवा में सांस लेना संभव बना दिया, और वह प्रकाश की उस किरण की तरह हैं जो अंधकार में आई और हमारी आँखों पर के सामने से अंधकार रूपी पर्दे को हटा दिया। ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले की प्रेरणा से जब वो प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और गोखले के विचारों ने महात्मा गांधी को बहुत अधिक प्रभावित किया। ठीक है। राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जा सकता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जा सकता है। और सरकार के साथ सहयोग नीति में ये पहले प्रारंभ में अपना दृढ़ विश्वास रखते थे। प्रारंभ में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो गांधी जी ने जो महायुद्ध के बीच में अंग्रेज़ों की पूरी सहायता करी, और इसके लिए जो अंग्रेज़ी सरकार थी उन्होंने केसरे हिंद की जो स्वर्ण पदक था केसरे हिंद उससे विभूषित भी किया। लेकिन गांधी जी का जब प्रवेश हुआ भारतीय राजनीति में एक विद्रोही, एक विरोधी स्वर के रूप में, तो वो समय था रॉलेट एक्ट के पास होने का। ठीक है। बहुत दमन की स्थिति चल रही थी और 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की ही बात है कि जस्टिस रॉलेट के सभापतित्व में एक समिति की घोषणा की गई, एक नियुक्ति की गई, समिति एक बनाई गई, जिसमें ये इस समिति का काम क्या था कि षड्यंत्र, भारतीय जो षड्यंत्रकारी हैं, षड्यंत्रकारी किनको कहा जा रहा है? क्रांतिकारियों को। भारतीय क्रांतिकारी सदस्यों की षड्यंत्रकारी नीतियों की जांच करने के लिए ये कानून आ रहा था। और दूसरा क्या था कि कैसे इन कानून के द्वारा कैसे इनका सामना करने के लिए किस तरह के सुझाव दिए जाते हैं। इस कमेटी का ये काम था कि वो इस चीज़ों पर ध्यान रखे कि भारतीय क्रांतिकारी जो है वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं और क्या उनको उनके दमन की क्या नीति हो सकती है। तो 1919 में 2 विधेयक रखे गए सरकार के सामने, विधान परिषद के सामने, और हालांकि देश में बहुत विरोध हो रहा था उसका, लेकिन इसके बावजूद 17 मार्च 1919 को ये विधेयक पारित कर दिया गया, जिसे रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम कहा जाता है। और इस अधिनियम में क्या था? इस आंतरिक शांति को बनाए रखने के बहाने, मतलब कि क्रांतिकारी गतिविधियों से भारत में बहुत अशांतिपूर्ण वातावरण बन रहा है, इस बात का बहाना लेकर अंग्रेज़ नौकरशाहों ने जो है ये एक एक्ट बना लिया था, जिसमें था कि बिना किसी मुकदमे के चले, ठीक है, जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ से भी किसी को भी पकड़कर, चाहे जुर्म साबित हो या ना हो, जेल में डाला जा सकता है। अब ये जो अधिनियम था वो लाया ही इसीलिए गया था ताकि लोग किसी भी तरह अपने आप को स्वतंत्र ना समझें। स्वतंत्रताओं पर कुठाराघात था ये, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की बर्बर स्वेच्छाचारी नीति का एक प्रमाण था। ठीक। जैसे ही एक्ट पारित हुआ पूरे देश में विद्रोह की लहर दौड़ गई। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है काला कानून किसे कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट जो कि 1917 में लाया गया और 1919 में पारित किया गया, इसे काला कानून कहा जाता है। और जब ये इसका विरोध सभी वर्णों ने किया, गांधी जी वैसे अंग्रेज़ी सरकार के साथ थे। प्रारंभ में अगर उनके शुरुआती काम के तरीक़ों को देखा जाए तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे रहे थे, महायुद्ध में भी उन्होंने साथ दिया, परंतु इस
एक्ट से गांधी जी का विरोध भी अंग्रेज़ों को सहना पड़ा। 6 अप्रैल को उन्होंने अपील की संपूर्ण देश से कि देशव्यापी हड़ताल हम करेंगे और रोलेट एक्ट को पास करने के विरुद्ध जो अन्याय हुआ है हमारे साथ, उस पर हम आवाज़ उठाएंगे और मातम के रूप में इस दिन को 6 अप्रैल को मनाएंगे। लेकिन तभी 9 अप्रैल को गांधी जी की गिरफ्तारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर दी। अब जब गिरफ्तारी का आदेश हो गया और दिल्ली और पंजाब में गांधी जी का जो है विरोध करा गया, मतलब पूरी तरह से प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया, तो गांधी जी ने सरकार की अवहेलना करी और दिल्ली की तरफ रुख कर दिया। लेकिन 9 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आक्रोश के जब लोगों के मन में इतना आक्रोश देखा तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको पता था, तो इस आक्रोश के डर के कारण बम्बई में ले जाकर उन्हें छोड़ दिया गया। परंतु ये आग भड़क चुकी थी, दमन चक्र भी उसी तेज़ी से चल रहा था और भारतीय जनता का विद्रोह और विरोध भी उसी तेज़ी से चल रहा था। पंजाब में क्या हुआ, यहीं से ये जो पंजाब में डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ये बहुत ज़ोर शोर से विरोध कर रहे थे इस अधिनियम का, जिसके कारण एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन उस पर एक निहत्थे लोगों को मार डाला गया और स्थिति काबू में हो गई। और डॉक्टर किचलू सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में चलाया जा रहा था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और 12 अप्रैल को क्या किया गया, नगर को पूरी तरह से शासन के अधीन कर दिया गया, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से आर्मी के अंडर में दे दिया गया। ठीक है, पूरी ब्रिटिश जो सेना थी उसके अंडर में ये दे दिया गया। और जो ये 10 अप्रैल को नेताओं की गिरफ्तारी हुई और विरोध हुआ, गोलीकांड हुआ, तो यहीं पर जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण ढंग से एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। इस सभा में 13 अप्रैल 1919 की एक घटना, जिसे ना तो इसकी बर्बरता को तो भविष्य की किसी घटना से बराबरी की जा सकती है, ना वर्तमान की किसी घटना से इसकी बराबरी की जा सकती है। अमृतसर में जलियांवाला बाग में कठोर से कठोर मानव के हृदय को दहला देने वाली एक घटना हुआ ये कि एक मैदान में इस जलियांवाला बाग में, जो कि कुछ बाउंड्रीज से चारों तरफ से बाउंड्री थी और ऊंची ऊंची दीवारें थी, 2-4 फीट के दरवाजे थे और उसके अलावा मैदान में आने जाने के लिए केवल एक दरवाज़ा था, 7.5 फीट चौड़ा दरवाज़ा। 7.5 फीट का मतलब चौड़ाई कह लो या सकरा कह लो आप। और वहाँ पर सभा चल रही थी, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से वो सभा चल रही थी, उसमें किसी भी तरह का विरोध विद्रोह इस तरह की कोई लड़ाई झगड़े या ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। परंतु जनरल डायर को इस बात की सूचना मिल गई, और सेना का कमांडर था उस समय, और क्योंकि सेना के अधिकार में था वो नगर उस समय, तो जनरल डायर ने सकरों रास्तों पर फौज लगा दी। ना तो भीड़ को चेतावनी दी गई, ना किसी बात का उनको बताया गया, बल्कि अंधाधुंध गोली चलाने के आदेश जो है वो जनरल डायर ने दे दिए। और कहते हैं कि ये गोली चलाना बंद तब हुआ जब अंग्रेज़ों की पिस्तौलों में बारूद ख़त्म हो गया। मतलब इतने ज़्यादा गोली चली कि जब कारतूस ही समाप्त हो गए तब उन्होंने बंद किया। और उसके बावजूद भी अगर आप लोग कभी गए हों या नहीं हो तो जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी वहाँ पर स्थितियाँ हैं। घायलों को एक एक बूंद पानी तक के लिए तरसा दिया गया। जो जिंदा भी बचे उनको डॉक्टरों की सहायता नहीं मिली तो रात में तड़प तड़प के मर गए। मतलब 10 मिनट तक गोलियाँ चली और अंधाधुंध गोलियाँ चली। 379 व्यक्तियों के मारे जाने और 1200 घायल। हालांकि ये इससे भी कहीं अधिक मारे गए थे, क्योंकि भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। जो पेड़ों पर चढ़े उनको भी गोली मारकर गिरा दिया गया, जो बाउंड्रीज में चढ़े उनको भी गिरा दिया गया। तो आज भी वहाँ पर वो गोलियों के निशान दिखाई देते हैं। दीनबंधु एंड्रयूज, CF एंड्रयूज जो थे, उन्होंने कहा है जानबूझकर की गई क्रूर हत्या, ऐसी इसको क्रूर हत्या की संज्ञा दी। और ब्रिटिश जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ पर भी एक सदस्य ने कहा था कि ऐसी बर्बरता की मिसाल जो संसार में कभी भी देखने को नहीं मिलती, कहीं भी देखने को नहीं मिलती। इसी घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो कि ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा उनको सर की उपाधि दी गई थी, उसे वापस कर दिया
और बहुत सारे विरोधों के बावजूद शंकर वहाँ के एक सदस्य थे वायसराय की काउंसिल के शंकर नायर, उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। तो जब इतना जो है विरोध हुआ तो बहुत प्रेशर में जनरल डायर की इस गतिविधि के विरोध में एक कमेटी हंटर समिति का गठन किया गया और उनसे कहा गया कि आप जो है इसके लिए रिपोर्ट अपना दीजिए। 1920 में एक रिपोर्ट आई, लेकिन उसमें सिर्फ लीपापोती थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। इस लीपापोती में सिर्फ ये कहा गया कि जो जनरल डायर थे उसने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्क संगत यानी कि आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया, लेकिन ईमानदारी के साथ उस समय जो उसको जो उचित लगा वो उसने किया। तो मतलब इस कमेटी ने उसको किसी भी तरह के दंड का प्रतिभागी नहीं बनाया। हंटर कमेटी के सामने जनरल जो कर्नल जॉनसन थे उन्होंने अपने बयान में कहा जाता है कि जनरल डायर ने फिर ये बात कही कि अगर मौका मिले तो मैं दोबारा भी ऐसा करूँगा, यानी कि उसे अपने करे पर कोई पछतावा नहीं था। और ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर की प्रशंसा में भाषण भी दिए गए थे। तो इस और साथ ही साथ 200 पाउंड की राशि और सम्मानार्थ एक तलवार भी जनरल डायर को प्रदान की गई थी। तो यानी कि जनरल डायर ने स्वयं ही कहा था कि उसने कोई गोली चलाने से पहले किस भीड़ को किसी भी तरह की चेतावनी नहीं दी, क्योंकि उसका उद्देश्य भीड़ को तितर बितर करना नहीं था, बल्कि वो ये चाहता था कि इस हत्याकांड के बाद पूरे देश में इस तरह का खौफ, इस तरह का आतंक फैल जाए कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गांधी जी का जो सहयोग का रास्ता था वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के विरुद्ध में आ गया और उन्होंने 1919 में एक अधिवेशन में एक ऐसा प्रस्ताव पास कराया जिसके अंतर्गत जो संवैधानिक सुधार थे, उन संवैधानिक सुधारों में जो है कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अपने आप एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे और मोतीलाल नेहरू थे। इसके बाद ये समिति इस नतीजे पर पहुंची कि हंटर कमेटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए बनाई गई है, ठीक है। और 1920 में फिर कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, विशेष अधिवेशन रखा गया और विदेशी शासन के विरुद्ध हम विद्रोह करेंगे और सीधी कार्रवाई करेंगे, विधान परिषदों का बहिष्कार करेंगे, असहयोग की नीति अपनाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में डिसाइड हुई ताकि दोबारा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं को होने न दिया जाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी की अहिंसात्मक असहयोग नीति का प्रारंभ यहाँ से हुआ, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन।